国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि ची गांव में एक बार फिर से वसंत आया था, लेकिन यह वसंत पहले की तरह नहीं था। आसमान से बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि सूरज दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। सांगदन, जो कि अब तक यह मानने को तैयार नहीं थी कि गेला मर चुका है, हवा में उभरी एक गंध से वह नीचे गिर जाती है और आकाश की तरफ देखकर रोने लगती है। इंगजिन उसे यह बताती है कि उसके लिए रोना कितना जरूरी है और साथ ही यह भी कहती है कि अब उसे मान लेना चाहिए कि उसका बेटा गेला मर चुका है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। सांगदन ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस वह पथरीली निगाहों से एकटक देखती रही। सूरज की किरणों के नीचे चिन को महसूस हुआ कि हवा में तैरती हुई धूल जमती जा रही है और उसे खुद अपने आप से डर लगने लगा। लेकिन वह तो बहुत तेज औरत थी। उसने दरअसल अपने क्रोध को भय का रूप दे दिया था। हो सकता है सांगदन मूलतः किसी समृद्ध परिवार की बेटी हो, जैसा कि सभी लोग कहते थे, लेकिन अभी जिस हालत में वह पड़ी थी, उसे देखकर कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता। जो भी हो, चिन को उससे डरने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी अब चीजें बदल चुकी थी। वे एक नए समाज में रह रहे थे। ची गांव अब एक जन कम्यून के तहत था। गरीब और निम्न मध्य वर्गीय किसानों के एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर चिन को नियुक्त किया गया था। अतीत में जो लोग समृद्ध थे, वे अब गरीब हो चुके थे और चिन के सामने झुककर अभिवादन करने के मामले में उन्हें कोई छूट नहीं मिली थी। देखा जाए तो चिन खुद भी अत्यंत गरीब परिवार की महिला थी, लेकिन वह एक ऐसे समय में रह रही थी जब गरीब लोग अपने घरों के मालिक बन सकते थे। सांगदन को देखते हुए चिन ने एक बार फिर मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सांगदन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सांगदन ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में मुस्कान थी। क्या मेरा गेला सचमुच मुझे छोड़कर चला गया? देखो देखो, सब लोग देखो कि किस तरह वह मुझसे सवाल कर रही है। सांगदन, मैं तुम्हें फिर बताना चाहती हूँ कि बेचारा गेला काफी समय पहले दुनिया छोड़ चुका है। अच्छा हुआ कि वह मर गया, वरना उसे भी तुम्हारी ही तरह झेलना पड़ता। क्या सचमुच? सांगदन ने पूछा। सचमुच से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इसे किसी और तरीके से भी कहा जा सकता है? ऐसा लगा जैसे सांगदन की खूबसूरत आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उस क्षण मैडम चिन जी जान से उसकी बगल में खड़ी थी और उस असहाय महिला को राहत पहुंचाने की कोशिश में उसकी बाहों को अपनी बाहों में ले चुकी थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि अभी भी सांगदन रो नहीं रही थी। वह लगातार आकाश की ओर देख रही थी और कुछ ऐसा सुनने की कोशिश कर रही थी जिसे वहां मौजूद अन्य लोग समझ पाने में असमर्थ थे। उसके होठों में कुछ हरकत हुई, लेकिन इसलिए नहीं
क्योंकि वह अपने दुख पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक कान लगाकर कुछ सुनने के बाद उसने बस एक शब्द कहा, सुनो। इस बार उसकी आवाज में एक आदेशात्मक भाव था, एक तरह की धमकी भी थी। चिन ने कहा, लोग ठीक ही कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो। सांगदन की आंखों में एक मुस्कुराहट की झलक मिली, जिससे लगता था कि वह आसपास खड़े लोगों को चिढ़ा रही है। फिर उसने कहा, तुमने कुछ सुना कि सेमचो झील में रहने वाले दोनों सुनहरे हंस उड़ गए हैं? उसकी आवाज बहुत धीमी थी और लगता था जैसे वह खुद से बात कर रही थी। लेकिन उसके इन शब्दों को वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना। किसी ने सवाल किया, सांगदन ने क्या कहा? क्या सचमुच सुनहरे हंस उड़ गए? क्या वे हंस उड़ गए? उसने कहा कि सेमचो झील की अभिभावक आत्माएं, जो ची गांव के जंगलों की भी अभिभावक आत्माएं हैं, अब उड़ चुकी हैं। हे भगवान! अध्यक्ष चिन ने दहशत भरी आवाज में कहा। इंगजिन ने अपनी मां को तेजी से झकझोरते हुए कहा, मां, तुम्हें तो कम से कम इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद इंगजिन ने भीड़ को संबोधित करते हुए अपनी उंगली उठाकर कहा, आप सभी लोग गरीब और निम्न मध्य वर्ग के किसान हैं और आपको इस तरह के सामंती अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आप में से कुछ लोग कम्युनिस्ट यूथ लीग के सदस्य भी हैं। ऐसी हालत में आपको निश्चित तौर पर सामंती अंधविश्वासों से खुद को दूर रखना चाहिए। किसी ने सवाल किया, क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि ची गांव के पास कोई अभिभावक आत्मा नहीं है? जब हमारे पास एक राक्षस मौजूद ही है तो हमें किसी अभिभावक आत्मा की क्या जरूरत है? हमारी रक्षा कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। और जब कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व नहीं था तब कौन रक्षा करता था? उस समय कौन ची गांव के सभी जीवित प्राणियों की देखभाल करता था? इंगजिन के पास कोई जवाब नहीं था और वह हतप्रभ होकर गांव वालों की बातें सुनती रही। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इस तरह की बकवास पर यकीन नहीं करना चाहिए। वहां मौजूद सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सांगदन ने ऐसा क्यों कहा, और यह उत्सुकता खास तौर पर इंगजिन और प्लाटून के नेता जन मिलिशिया के सुओपो के अंदर भी थी। इन लोगों के साथ इनके ढेर सारे युवा समर्थक वहां मौजूद थे। ये नौजवान अपने सवालों को सीधे सीधे न पूछकर बहुत घुमा फिरा कर जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वह महिला दिन दहाड़े सामंती अंधविश्वासों का प्रचार करने में जुटी हुई है। गांव के अन्य लोगों की ज्यादा दिलचस्पी यह जानने में थी कि क्यों वह उनके शांतिपूर्ण गांव को इस तरह का शाप दे रही है। वे चाहते थे कि उसकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ जाए कि उन लोगों ने अपने इस 1000 साल पुराने शांत गांव में बगैर उसके अतीत के बारे में सवाल किए महज दया भाव से उसे यहाँ रहने की जगह दी थी, और अब वह किसी चुड़ैल की तरह व्यवहार कर रही है और उनकी शांति को भंग कर रही है। एक दंत कथा के अनुसार किसी जमाने में ची गांव बिल्कुल निर्जन और ठंडा स्थान था और इसके पहाड़ों पर कोई वनस्पति नहीं थी। सेमचो झील महज बर्फ का एक टीला था जो हमेशा जमी रहती थी। फिर कभी सुनहरे हंसों का एक जोड़ा यहाँ आया और वह अपने साथ सूरज की रोशनी भी लेकर आया। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और पहाड़ों को गर्मी का एहसास होने लगा। धरती को पानी का वरदान मिला और फिर यहाँ जंगलों की मौजूदगी हुई। इस नए पर्यावरण में चिड़ियों और जानवरों ने यहाँ अपना बसेरा बनाया और लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब इस औरत ने यह दावा करने की हिम्मत की कि सुनहरे हंस यहाँ से चले गए हैं। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। गांव के लोग बेहद गुस्से में थे, लेकिन ऐसी औरत के साथ वे भला क्या कर सकते थे जो आधी पागल और आधी बेवकूफ है।
थोड़ी देर बाद सांगदन वहां से उठी और धीरे धीरे दूर जाने लगी और लोगों ने गौर किया कि उसके चेहरे पर एक दर्द दिखाई दे रहा था। लोग उसकी सुबकियां सुन सकते थे। वह लगातार बोलती जा रही थी, सब चला गया, सब कुछ, हाँ सब कुछ। कोई यह नहीं समझ सका कि यह बात वह अपने बेटे के बारे में कह रही है या गांव के संरक्षक आत्माओं के बारे में। अपनी खुद की पवित्रता से लबरेज गांव के नौजवानों ने उसके पीछे जाने और उससे जिरह करने के लिए उसे वापस लाने की कोशिश की। वे अभी इस कोशिश में कामयाब हो पाते कि तभी उन लोगों ने पूरब की ओर नदी के मुहाने के निकट, जिधर से सड़क आ रही थी, ऊपर आकाश में अनिष्ट सूचक काले बादलों को घुमड़ते हुए देखा। काले बादलों का घुमड़ता हुआ समूह बड़े अजीब ढंग से कभी इधर तो कभी उधर डोलता रहा, लेकिन विराट नीले आकाश के खालीपन में उसकी मौजूदगी वैसी ही थी जैसे राडार का कोई लक्ष्य हो। आमतौर पर गर्मियों में बादलों को तभी देखा जा सकता था जब वे घने पौधों से निकली नमी के भाप का रूप लेने पर आकाश में इकट्ठे होते हैं। ये बादल तब तक उमड़ते रहते हैं जब तक उनकी गरज और बिजली की चमक का दबाव बनता है और फिर खेतों और उनमें खड़ी फसलों पर ओले गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऐसा गर्मियों में होता था। इस समय वसंत का मौसम था। फिर आकाश में ऐसे बादलों की मौजूदगी का क्या मतलब निकाला जाए? वहाँ मौजूद भीड़ बेचैनी महसूस कर रही थी और वे आपस में फुसफुसाते हुए एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। वे महसूस कर रहे थे और खुद देख भी रहे थे कि बादलों का समूह नदी के मुहाने के ऊपर एक जगह रुका हुआ था, जबकि गर्मियों में इस तरह के बादल बड़ी तेजी के साथ आकाश में घूमते रहते थे। यह एक अजीब सी स्थिति थी जिसे गांव वाले महसूस कर रहे थे। बहरहाल ट्रक आ पहुंचा था और गांव के लोगों ने सनोवर की लकड़ियों को उस पर लादना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद ट्रक वापस चला गया और वहां मौजूद लोगों ने भी खाना खाने के लिए अपने अपने घरों का रुख किया। दोपहर बाद वे बहुत अलसाए कदमों से चहलकदमी करते हुए फिर वहीं पहुंच गए ताकि लकड़ियां लाद सकें। अपना काम पूरा करने के बाद उन्होंने एक बार फिर आकाश की ओर देखा। बादल अभी भी वहीं जमे हुए थे। बादलों के नीचे के हिस्से में एक बवंडर जमीन से उठता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वह ऊपर तक पहुंचा, बड़ी तेजी के साथ बिखर गया और इसके साथ ही घने बादलों का समूह भी इधर उधर चला गया। अब आकाश में केवल खाली जगह दिखाई दे रही थी, लेकिन इसे बहुत सामान्य स्थिति नहीं कहा जा सकता था। वसंत के मौसम में आकाश में इस तरह का भूरापन नहीं होना चाहिए और यही बात गांव वालों के अंदर घबराहट पैदा कर रही थी। उस शाम जब सूरज नीचे खिसकते हुए पहाड़ के पीछे पहुंच गया, उसकी ढलती रोशनी से बादलों का रंग धूमिल पड़ने लगा। पश्चिम के आकाश में डूबते सूरज की लालिमा अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब अगले दिन एक बार फिर बगैर बारिश वाला आकाश दिखाई देगा। खेतों में खड़ी फसल की प्यास को सोचकर गांव के लोगों ने ठंडी सांस ली और भविष्य की अपनी भूख के बारे में सोचने लगे। वहां जो लोग भी मौजूद थे, उन सब के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी और उनका यह भय भी प्रकट हो रहा था कि उन काले बादलों ने आने वाले दिनों में अनिष्ट की सूचना दी थी। पूरब में भरपूर अंधेरा छाया हुआ था। एक काला पर्दा गिरा और वे बादल आंखों के सामने से इस तरह ओझल हुए जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा हो। दोरजी को आखिरकार उसकी कैद से बाहर निकाला गया। उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह आराम से चल सके। अब वह बाहर खुले में था और लाउड स्पीकरों से आती तेज आवाजों को सुन सकता था। कहीं कोई गाना बज रहा था जो बहुत जोशीला था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा अब तक दोरजी सुनता आया था। अगर आप ची गांव के किसी व्यक्ति से बात करें तो वह यही बताएगा कि दुनिया में दो ही तरह के गीत होते हैं, खुशी वाले गीत और उदासी वाले गीत। अभी लाउडस्पीकर से जो गाने सुनाई दे रहे थे, उनके अंदर एक अजीब किस्म का हिंसक उत्साह दिखाई दे रहा था और ऐसा लगता था कि वे लोग उस हर चीज को समाप्त कर देना चाहते हैं जो उनकी दुनिया से भिन्न हो।
ताकि धरती और आकाश की एक एक इंच पर वे अपनी पसंद की चीज थोप सके। जाहिर सी बात है कि यथार्थ में इस मकसद को हासिल करना बहुत कठिन काम है। दोरजी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए हवा में व्याप्त वसंत की खुशबू अपने अंदर खींचने की कोशिश की। उसकी घ्राण शक्ति वसंत के महकते पेड़ों और धरती की नमी से उठी मिट्टी की गंध का बहुत आसानी से एहसास कर रही थी। उसके लिए यह समझ पाना बहुत कठिन लग रहा था कि समूचा जाड़ा उसने एक बल्ब के नीचे बैठकर बिता दिया और कई रातों और दिनों से इस कदर वंचित बना रहा। वसंत पहले ही आ चुका था, इससे पहले कि वर्षों में वसंत के आते ही उसे रिहा कर दिया जाता था और वह चीगांव में पहुंच जाता था। धरती से उठी भाप के स्पर्श को अपनी त्वचा पर महसूस किए उसे एक अरसा बीत गया है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन सूरज की रोशनी में उसने अपने को किसी तरह संभाल कर खड़ा रखा और गर्मी को अपने भीतर प्रवेश करने दिया। जमीन से उठ रही भाप को अपनी श्वास नली से खींचते हुए उसने फेफड़ों तक पहुंचाया। उसे चक्कर आ रहा था और कई बार ऐसा लग रहा था कि वह गिर जाएगा। धीरे धीरे सूरज की रोशनी और जमीन से उठती भाप ने उसकी ताकत वापस लानी शुरू की। अब उसे कम से कम इस बात की चिंता नहीं थी कि चलते समय वह गिर सकता है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। कुछ और कैदियों को जेल से बाहर लाया गया था। वे एक एक कर बाहर आते, उनकी बाहें पीठ के पीछे होती, जो एक रस्सी से बंधी होती। इसके बाद इन कैदियों को वहां खड़े ट्रकों के पीछे के हिस्से में लाद दिया जाता। एक ट्रक में 2 कैदी होते थे। इन सभी ट्रकों को चटक लाल रंगों के नारों से रंग दिया गया था। चीनी अक्षरों में लिखे गए इन नारों पर स्याही इतनी ताजा थी कि देखने से ही चिपचिपेपन का एहसास होता था। 2 छोटी गाड़ियां भी थीं, जिनमें से एक ट्रकों के काफिले के आगे और दूसरी काफिले के पीछे चलने के लिए खड़ी थी। इन गाड़ियों के पीछे भारी हथियारों से लैस सैनिक और बाहों पर लाल पट्टे लगाए नौजवान लाइन बनाकर खड़े थे। बाह पर लाल पट्टी बांधे एक पुलिस वाला भी था, जो कैदियों का इंचार्ज था। सभी ट्रकों के इंजन एक साथ स्टार्ट हुए और उनकी आवाजों और उनसे निकले धुओं ने पूरे वातावरण को दहला दिया। काफिले में चल रहे ट्रकों में से दूसरे नंबर के ट्रक में दोरजी को रखा गया। उसने देखा कि उसके सामने बैठे दोनों कैदियों की पीठ पर लकड़ी का एक टुकड़ा लटक रहा था, जिस पर नारे लिखे थे। दोरजी के गले से भी नारों वाला एक पट्टा लटका हुआ था, जो उसके सीने पर आकर टिक रहा था। यह काफी वजनी था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन आगे की ओर झुक जाती थी। जबरदस्त सुरक्षा से लैस यह काफिला नदी के समानांतर बनी सड़क से गुजर रहा था और शहर के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ रहा था। शहर में पहुंचने पर दोरजी ने फिर गौर किया कि तमाम झंडे और बैनर लिए लोग पागलों की तरह झूम रहे थे। चारों तरफ लाल ही लाल दिखाई दे रहा था और ऐसा लगता था कि लोग उत्तेजित कम, क्रोधित ज्यादा हैं। अपने जीवन में दोरजी को कई बार इस कस्बे में आने का अवसर मिला था, लेकिन आज से पहले उसने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर नहीं देखा था। उसने इतने सारे लोगों को एक साथ उत्तेजित भी नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि जैसे इन लोगों ने अपने दिमाग को कहीं रखकर सामूहिक तौर पर भरपूर शराब पी हो। दुर्भाग्यवश यद्यपि यह सब एक दुःस्वप्न जैसा लग रहा था, लेकिन सब कुछ वास्तविक था। सड़क के किनारे बिजली के खंभों की एक लंबी कतार थी। हर खंभे के ऊपरी सिरे पर लाउडस्पीकर बंधा था और लगातार एक ही आवाज उसमें से आ रही थी, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति अमर रहे। लाउडस्पीकरों से निकलती हुई आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, जिससे नारे का अंतिम शब्द यानी क्रांति बार बार सुनाई दे रहा था। क्रांति, क्रांति, क्रांति। कस्बे के चौक पर मौजूद जनसमूह बहुत बड़ी संख्या में मौजूद था।
और ढोलों नगाड़ों की कर्कश ध्वनि के बीच लाल झंडे लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समूचा कस्बा किसी विशाल समारोह में व्यस्त हो। सभी कैदियों को ट्रकों से उतारकर वहां बने मंच पर ले जाया गया। मंच पर खड़े एक व्यक्ति ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जो सामने बैठी भीड़ के लिए संकेत था कि वे जवाब में लाल पट्टी बंधी अपनी बाहों को तानकर हवा में लहराएं। इतनी तेज आवाज में नारे बोले जा रहे थे कि जो व्यक्ति नारे की पहल कर रहा था उसे खुद यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि यह उसी की आवाज है। इसके बाद उन लोगों ने अत्यंत जोशीले गीतों का गायन शुरू किया। शोरगुल और गाने बजाने के बाद अब सजा देने का काम शुरू होने जा रहा था। दोरजी को चीनी भाषा की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ वह समझ लेता था और प्रतिक्रांतिकारी, प्रतिक्रियावादी, तख्ता पलट, सफाया और मृत्यु दंड जैसे शब्दों को सुनकर वह चिंता में पड़ गया। जब उसने मृत्यु दंड शब्द सुना, नीचे मौजूद भीड़ पागलों की तरह बेतहाशा खुशी में झूम उठी। दोरजी ने देखा कि उसकी बगल में खड़ा कैदी बेहोश हो गया। खुद उसके पैर कांपने लगे और अगर अगल बगल से दो लोगों ने उसे पकड़कर रखा नहीं होता तो वह भी गिर जाता। शोर इतना था कि वह सुन ही नहीं सका कि किसे मृत्यु दंड दिया गया, किसे आजीवन कारावास और किसे एक खास समय तक जेल में रहने की सजा दी गई। दोरजी एकदम भावशून्य था। उसके होंठ सूखे थे और कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह उस आदमी से जिसने उसे पकड़ रखा था एक सवाल पूछ ही लिया। क्या मैं मरने जा रहा हूँ? तुम सारे प्रतिक्रांतिकारियों को मरना ही चाहिए। ठीक उसी समय वहां मौजूद दर्शक भीड़ एक बार फिर गाना गाने लगी। यह कैदियों के वापस जाने के समय का संगीत था, क्योंकि अब उन्हें ट्रकों में भरा जा रहा था। उन्हें वापस जेल में नहीं बल्कि पहाड़ों में भेजा जा रहा था। सड़क के किनारे लगे लाउडस्पीकर से अब शोर नहीं सुनाई दे रहा था, बल्कि ट्रकों में काफिले के साथ आई जीपों के सायरन की कर्कश आवाज गूंज रही थी। वे अब सचमुच हम लोगों को गोली मारने के लिए जा रहे हैं, दोरजी ने मन ही मन सोचा। जिला सदर मुकाम से बाहर निकलने के बाद काफिला काफी देर तक पहाड़ वाले रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अंत में वे एक छोटे शहर में रुके। काफिले के रुकते ही लोग आकर चारों तरफ खड़े हो गए। केवल वही लोग थे जो नारे नहीं लगा रहे थे। वे चुपचाप बांधकर रखे गए कैदियों को देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर हल्का कौतूहल का भाव था और कुछ के चेहरे पर हमदर्दी का भाव। मैं पेशाब करना चाहता हूँ, अचानक दोरजी ने कहा। तुम अपने पैंट में ही पेशाब कर लो, एक संतरी ने जवाब दिया। दोरजी खामोश रहा, लेकिन वह अपनी पैंट में पेशाब नहीं कर सका। अगर ऐसा करेगा तो मरने के बाद अपना ही नाम खराब करेगा। लोग कहेंगे कि ची गांव का ओझा इतना डर गया था कि जब वह मरने वाला था तो डर के मारे पैंट में पेशाब कर दिया। ठीक है, उसने मन ही मन कहा, फिर मैं पेशाब कर लूंगा। और उसने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद सायरन की आवाज फिर सुनाई दी और काफिला आगे बढ़ा। जब वे अगले कस्बे के करीब पहुंचने वाले थे और सायरन के शोर का स्थान खामोशी ने ले लिया, तो दोरजी को फिर पेशाब की याद आई और उसने कहा, मैं पेशाब करना चाहता हूँ। इस बार संतरी ने बस अपनी आंखें घुमाई और जवाब देने की जरूरत भी महसूस नहीं की। एक बार फिर सायरन चीखने लगे और ट्रकों का बढ़ना जारी रहा। थोड़ी देर बाद दोरजी ने सोचा कि अगर उसने अपने को हल्का नहीं किया तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब फायरिंग स्क्वाड की गोली उसकी खोपड़ी को उड़ाने वाली हो और उसकी चेतना जवाब दे रही हो, वह अपने पर नियंत्रण खो दे और पैंट में ही पेशाब कर दे। अगर ऐसा हुआ तो जरूर ची गांव तक यह बात पहुंचेगी और लोग कहेंगे कि वह कायर था और जिंदगी में उसने अब तक जो भी शान कमाई वह सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए जैसे ही ट्रक मुड़ा, दोरजी लगातार बोलने लगा, मुझे पेशाब करना है, मुझे पेशाब करना है, मुझे पेशाब करना है। उसे फौरन अपना ब्लैडर खाली करने की जरूरत थी, तभी वह शान के साथ आगे तक जा सकेगा। उसने पहले यह बात धीरे धीरे कही, लेकिन जल्द ही वह गुस्से में आ गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। काफिला रुका। कोई आया और उसने कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया।
अब वह पूरी ताकत के साथ प्रतिरोध कर रहा था और संतरी के खिलाफ हथियार के रूप में अपने सिर का इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार किसी ने उसकी पीठ पर लात मारकर ट्रक के पीछे के हिस्से से उसे जमीन पर फेंक दिया और चीखते हुए कहा, तो जा मर और पेशाब कर ले। दोरजी के हाथ अभी भी पीछे की ओर कसकर बंधे थे, इसलिए वह पेशाब करने में असमर्थ था। क्या है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी पेशाब करने में मदद करूं? किसी ने चीख कर कहा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी खोखला पहाड़ बस यहीं तक, लेकिन अगले अंक में भी हमारी यह कहानी जारी रहेगी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चीनी कहानी कार्यक्रम। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय सियान।